Okay, everyone, we are going to discuss today the topic Italian Renaissance, and the course title is History of Ideas. We have covering the today's topic Renaissance, but Renaissance is a larger, broader intellectual movement, and we have to replace in one word that is what that is humanism. You can say that humanism. तो ह्यूमैनिज्म की अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिज्म जो है वो क्या है, और यहाँ हम एक टाइमलाइन आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आती है कि किस तरह से जो है वो रोमन एम्पायर जो है वो फॉल करता है। एक डिवीजन होती है एक बाइजेंटीन एम्पायर में, और फिर एक वेस्टर्न ईस्टर्न रोमन एम्पायर। मुस्लिम्स रूल करते हैं तो दूसरी क्रिस्टानिटी रूल करती है, और वेस्ट अपने डार्क एज में गुजर रहा है और मुस्लिम्स अपने गोल्डन पीरियड में मौजूद हैं। और उसके बाद वेस्ट ने 13th सेंचुरी से 14th सेंचुरी से राइज अप होना शुरू कर दिया। कैसे राइज अप होना शुरू कर दिया? उन्होंने जो अपना प्रीवियस नेशन का जो इंटेलेक्चुअल वर्क था, लाइक ग्रीक्स का डाउनफॉल देखा, रोम का डाउनफॉल देखा, और उन्होंने पर्शियन अरेबिक्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखा, उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया लैटिन के अंदर। और फिर इस तरह से जो रेनेसा है, रेनेसा बेसिकली रेनेसा के मायने होते हैं, रेनेसा मीन्स री इंटरप्रिटेशन, रीबर्थ। रेनेसा मीन्स व्हाट? रीबर्थ। rebirth of what? Rebirth of olden classical ideas। जो क्लासिकल फिलोसफी थी, जो एंशियंट क्लासिक फिलोसफी थी, विच इज नेम एज ग्रीको रोमन। ग्रीको रोमन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें ग्रीक आइडियाज भी मौजूद है, उसमें रोमन आइडियाज भी मौजूद है। तो वो जो स्टाइल था उनका, लर्निंग का, कल्चर, स्टाइल, ह्यूमन, ये सब दोबारा से रीबर्थ होता है। तो इसलिए इसको रेनेसां कहते हैं। रेनेसां की इन्वेंशन हैं, बड़ी बड़ी इन्वेंशन इनोवेशन हैं, और इन सब में सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग इन्वेंशन अगर कोई है तो वो है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ? इंसानों ने लिखना पढ़ना, बुक पब्लिश, कहाँ वो बुक को पब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगा करता था, ज़्यादा टाइम लगा करता था, वो रिड्यूस हो गया बहुत थोड़े वक्त में। तो इस तरह से जो इंटेलेक्चुअली जो एक कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता चला गया। तो हमने ये देखा कि बैकग्राउंड हमें रेनेसां का कि हमने मिडिवल पीरियड के अंदर देखते आ रहे हैं, हम वहाँ फ्यूडलिज्म भी हमें नज़र आता है। वहाँ पे हमें पोप और जो चर्च है उसकी रिलीजियस डोमिनेशन नज़र आती है। उसके अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आते हैं, और ये उसकी शुरुआत है कि किस तरह से जो है वो सेपरेट हो रिलीजन और स्टेट। तो ये जो सारा कुछ स्टार्ट होता है, और इसके साथ मैंने एक और आपको पॉइंट बताना है, जो ये है कि जो आपकी बिजनेस है, जो आपकी इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, उसका भी स्टार्टअप जो होता है वो रेनेसांस पीरियड से होता है, इटली से होता है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और इस तरह से आर्ट वर्क, पैट्रॉन आर्टिस्ट इटालियन, उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस की हैं, और मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स आर इन द लैटिन वर्ड्स। और आज भी हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे वर्ड्स लैटिन से ड्राइव हुए हुए नजर आते हैं। तो हमने देखा कि रेनेसां से पहले की ज़िंदगी जो है वो डार्क एज कहलाती है, मिडिवल पीरियड है। उसके अंदर रिलीजियस डोमिनेशन ज़्यादा है, इंडिविजुअल को फोकस नहीं है, कलेक्टिव बात हो रही है, हेयर आफ्टर की बात हो रही है, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन ज़रा ज़्यादा है। लेकिन रेनेसां में जब मूवमेंट आई तो उसमें इंडिविजुअलिज्म की बात हुई, उसमें ग्रीक फिलोसफी को दोबारा से इंटैक्ट किया गया, और डार्क एज के बजाय इसको रीबर्थ का, राइज अप था। दोबारा से एक ग्रो करना शुरू कर दिया, दोबारा से उठना शुरू कर दिया वेस्ट ने। वो एज ऑफ फेथ थी, तो ये एज ऑफ रीजन थी। तो रेनेसां को अगर आप अपने एक बुलेट पॉइंट में अगर कहें तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि वेस्ट ने, यूरोप ने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया इंटेलेक्चुअली तौर पे। और इसमें सबसे बड़ी फॉर्मेशन प्रोटेस्टेंट की है, मार्टिन मार्टिन लूथर किंग की। और उसके बाद एक और साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसमें तीन बड़े नाम हैं जिनका भी हम आगे तस्करा भी करेंगे, निकोलो कोपरनिकस और गैलीलियो, और उसके अलावा हॉब्स हैं, फ्रांसिस बेकन, जो आपने अक्सर स्कूल के बाहर लिखा है नॉलेज इज पावर। तो ये सब इसी दौर के लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा साइंटिफिक रिवोल्यूशन को लेकर आए। देखिए, अभी आपको आगे जाके पता लगेगा कि एक मजहबी जुनूनियत कितनी थी कि वो एक साइंस को कोई स्पेस नहीं देते थे। देयर इज नो साइंटिफिक
इन्वेंशंस आर देयर, और वो एक्सेप्ट नहीं होती थी चर्च फोक की तरफ से, हेरेसी हो जाती थी, उनको चार्ज हो जाया करता था, सजाएं हो जाया करती थी। तो अभी मॉडर्निटी बहुत दूर है, वो तो 18 19 सेंचुरी में आएंगी, लेकिन 15 सेंचुरी, 16 सेंचुरी और अर्ली लेट 40, ये सब बेसिकली रेनेसां है। ठीक है, देखिए ऐसा तो नहीं होता ना कि कैलेंडर चेंज हुआ, मूवमेंट चेंज हो गई। तो एक अप्रॉक्स बात की जा रही है कि अप्रॉक्स 300 जो है ईयर्स जो है वो रीबर्थ में लगे यूरोप के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर रेनेसां की फिलॉसफी क्या है, रेनेसां की जो फिलॉसफी है वो अगर हम देखें तो वन वर्ड वी कैन से दैट इज अ रिन्यूअल, इज अ रीबर्थ ऑफ क्लासिकल वुडन आइडियाज, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट इन अ वन वर्ड दैट इज ह्यूमैनिज्म। अगर कोई कहे सर रेनेसां की फिलॉसफी आप हमें बताइए, तो वो है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म ही है जो आज ह्यूमन राइट्स बना है, ह्यूमैनिज्म ही है जो आज लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म बना है। लेकिन वो क्या नारा था? वो नारा था, स्लोगन था, वी द ह्यूमन फर्स्ट, वी आर द ह्यूमन फर्स्ट एंड द रेस्ट इज सेकेंडरी। What they are trying to say, they want to separate the humanity from the religion, science from the religion. State should be separate from the religious activity. Religious authority should be separated. तो ये जो सेक्युलरिज्म, इंडिविजुअलिज्म और फिर आगे लिबरल, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब यहीं से इमर्ज होता है। तो ह्यूमैनिज्म की जो एक सिस्टम ऑफ थॉट है, जो कि सुपर नेचुरल, सुपरस्टिशियस चीजों से निकलकर माइंड पे, रीजन पे, अक्ल पे जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है। तो रेनेसां का वन वर्ड फिलॉसफी अगर हम कहें तो वो क्या है? वो है ह्यूमैनिज्म, जिसको हम वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। और इसमें ये जो आइडियाज हैं कहाँ तक फैले, तो मैंने जैसे मेंशन किया कि रेनेसां को इटालियन रेनेसां इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इटली के जो रोम हो गया, इटली हो गया, फ्लोरेंस है, वेनिस है, जनवा है, मिलान है, ये बड़े शहर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। यू कैन सी दैट, हेयर यू कैन सी दैट, ये बड़े बड़े शहर आपको नजर आ रहे हैं। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, और बल्कि बैंकिंग यहीं से स्टार्ट होती है और कमर्शियल एक्टिविटीज यहीं से स्टार्ट होती हैं। और बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ हमें नजर आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में, मूवीज में पोर्ट्रे किया जाता है। जैसे मिलान जो शहर है वो कंट्रोल कर रहा था ट्रेड को, कमर्शियल एक्टिविटीज को, बैंकिंग चैनल्स को। वेनिस जो है वो अट्रैक्ट करता था दुनिया को, तिजारत का एक मरकज बना हुआ था। फ्लोरेंस में बड़ी एक मेडिसी फैमिली थी, उसी के ज़माने में अभी देखेंगे निकोलो मैच जो है वो किस तरह से अपना फलसफा पेश करता है और अपनी मशहूर ज़माना किताब द प्रिंस लिखता है। कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंसेस में जैसे कि प्लेटो की द रिपब्लिक है, किसी ने अगर पढ़नी है तो वो 2 किताबें पढ़ ले तो उसको पूरी पॉलिटिकल साइंस समझ आ जाती है। एक प्लेटो की द रिपब्लिक और दूसरी मैच की, निकोलो मैच की द प्रिंस। तो देखेंगे अभी क्या है जब हम सेकंड हाफ कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जेनोवा ट्रेड रूट, ये जो कंट्रीज हैं, ये अक्सर आपने देखा होगा, ये पूरा रेनेसां का इटली जो है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आप देख रहे हैं, और फिर ये आपने शहर देखा है, एक ब्यूटी सिटी है, तो ये ट्रेड का मरकज था। ठीक है, और मिलान आ गया, ये शहर, ये सब इटली के वो शहर हैं जहाँ आप यू कैन सी दैट कि जहाँ पे तरक्की दोबारा से रीबर्थ होना शुरू हुई। मिलान आज भी मौजूद है, इसकी वाक़यात आप देखेंगे इस तरह से। रोम, ठीक है, ये आपने यूजुअली देखा होगा। ठीक है, तो ये जो फ्लोरेंस, वेनिस, जेनोवा, ये मैंने आपको बताया कि ये वो एरियाज थे ताकि हिस्टोरिकली एक इम्पैक्ट पड़ सके। लेकिन हमारा कंसर्न ये था कि भाई आइडियाज़ क्या थे, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ का कोर्स है, तो हमें कंसर्न ये है कि उनकी पॉलिटिकल, उनकी इकोनॉमिकल, उनकी सोशल, उनकी मोरल वैल्यूज़ क्या थी। और उसके साथ साथ जो है वो एक फ़लसफ़ा जो है जो बेसिक वैल्यूज पे बेस करता है वो क्या थी। तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस, वो फ्यूडलिज्म से निकल कर वो ट्रेडिंग पर आए, बैंकिंग पर आए, और क्रेडिट सिस्टम शुरू हुआ, बैंक का निज़ाम एक बनना शुरू हुआ, लेंडिंग बोरिंग शुरू हुई, और पैसे का कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ये सब, यानी आप कहें अकाउंटिंग की बुनियाद, इकोनॉमिक्स की बुनियाद, बैंकिंग सेक्टर की बुनियाद, बुक कीपिंग का मेंटेन करना, ये सब एक रिफॉर्म जो है वो इकोनॉमिक फाउंडेशन जो बनी है वो सब इसी दौर में बनी है। और फिर यही आइडियाज़ जो है इंग्लैंड में भी गए,
स्पेन, फ्रांस, जर्मन और नीदरलैंड में भी ये 1494 यानी मैंने जैसे आपको बताया कि 15th सेंचुरी में रेनेसां की मूवमेंट स्प्रेड होना शुरू हो गई। तो आपने देखा कि रेनेसां के जो आइडियाज़ हैं बेसिकली वो किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं, एक तो पर्शियन टेक्स्ट के साथ, ग्रीक लिटरेचर के साथ, और वो जो है वो फिलॉसफी को, आर्ट को, साइंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते चले जा रहे हैं। और आप ये देखेंगे इसी के नतीजे में दो रेवोल्यूशन आएंगे, एक तो साइंटिफिक है और दूसरा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। देखिए ना, हर सोच का एक आउटकम है ना, द थॉट हैज एन एक्शन, एक्शन भी बनेगा ना, थिंकर्स हैं तो कोई डूअर भी होगा, तो उन आइडियाज के ऊपर तो हम देखेंगे कि इन थॉट का क्या नतीजा निकला। नतीजा दुनिया में ये निकला, एक तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया जिससे बड़ी बड़ी दुनिया की इजादात हुई, और दूसरा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया कि बहुत सारे रिफॉर्म्स आए जो है वो सियासत के अंदर। तो ये रेनेसां की कॉज है। पहली बात ट्रेडिंग हो गई, ठीक है, और कुछ साइट तो बताया हुई वॉर्स थी, ठीक है, जेरूसलम में मूवमेंट रही इनकी, हुई और रही है, बड़े बड़े वेल्दी सिटी हो गए, अमीर बैंकिंग सिस्टम है तो इटली के अंदर, इस तरह से जो है वो लर्निंग शुरू की, उन्होंने लिखने पढ़ने का सिलसिला शुरू किया, ग्रीक और रोमन ने, इस तरह से पावरफुल मर्चेंट आए जिनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था आर्ट के अंदर, तो आर्ट प्रमोट होने लगा और बड़े बड़े स्कॉलर्स जो है वो, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो है वो प्रोड्यूस हुए उस ज़माने में, और वो आर्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद, आज भी इटालियन आर्टिस्ट जो हैं वो मशहूर हैं। तो डिज़ायर थी उनकी साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज हो और ब्यूटीफाई करना, एस्थेटिकली काम करना। तो ये तीन मेजर फिलॉसफी हैं रेनेसां की। एक तरफ अगर हम देखें तो वो है इंडिविजुअलिज्म, वो फोकस करने लगे यूनिक एबिलिटी पे, हर एक शख्स यूनिक है, वो अपने आप को इम्प्रूव करे, ग्रो करे, लर्न करे, अपने आप पर डिपेंड करे, अपने माइंड और रीजन को इस्तेमाल करे, तो इंडिविजुअलिज्म का फलसफा हो गया, ना कि कलेक्टिविज्म। उसके अलावा सेक्युलरिज्म क्या है कि यू शुड बी सेपरेटेड द रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस थिंग, दोनों को गडमिट नहीं कर देना, जैसे कि होली रोमन एम्पायर और मिडिवल में एज ऑफ फेथ जो हम कहते हैं, जिसमें उसमें हमें रिलीजियस डोमिनेशन नजर आती है, एक एक्सट्रीम, इवन द प्राइवेट लाइफ पे ह्यूमन के पास कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं था। तो सेक्युलरिज्म ने कहा कि सेक्युलरिज्म का पॉइंट ये था कि आप स्टेट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द religious activity, religious should be separated from the, both should be separate, तो हमें religion और non religious act को defer करना पड़ेगा। एंड फाइनली ह्यूमनिज्म, वो सेक्युलर एंड रिलीजियस दोनों बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर पोटेंशियल है, इंसान को खुदा ने ही, गॉड क्रिएटेड ह्यूमन एज एन इमेज ऑफ द गॉड, और खुदा की तरफ से बेस्ट जो है अता करता है कि इंसान अक्ल कुल को इस्तेमाल करे। तो एक तरफ रिलीजियस बेसिस भी दे रहे हैं और सेक्युलर के इंसान जो है वो प्रोग्रेस करे, तरक्की करे, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करे, और ये जो दुनिया है इसको बेहतर से बेहतर बनाए। तो ये जो एक तस्वुर कॉन्सेप्ट था ह्यूमनिज्म का, जो इसने रीडिफाइन किया ह्यूमैनिटी को, इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है। और फिर हमें जो है वो लियोनार्डो डी विंची, मिचेलिंगो, रफाइल, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट हमें नजर आएंगे। अगर आपको आर्ट वर्क से थोड़ा सा भी लगाव होगा तो आप ये देखेंगे, ये हमें स्कल्पचर्स नजर आएंगे। लास्ट सफर जो कि जीसस क्राइस्ट का शो करता है, डी विंची की पेंटिंग है। इस तरह से ये अगर आपने पिक्चर्स देखी होगी, लियोनार्डो डी विंची, मोनालिसा, ठीक है, तो हमें नज़र आता है कि तरह से ये रफ़ाइल, रफ़ाइल की पेंटिंग बहुत पॉपुलर है। रफ़ाइल की ये पेंटिंग तो सबसे ज़्यादा स्कूल ऑफ एथेंस में लगी, जिसमें सारे फिलोसफर्स को उसने मेंशन किया। आज भी इटली में हमें सब नज़र आता है। तो ये तो हमने एक पूरा नक्शा खींचा रेनेसां का। अब मैंने आपसे एक वर्ड यूज़ किया कि रेनेसां को हम एक वर्ड दें तो वो क्या है, ह्यूमैनिज्म। रेनेसां फिलॉसफी इज इक्विवेलेंट टू द ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक थॉट। बेसिकली ये क्या थी? इसके लिए जो सबसे पहले जिसके कलम से लिखा गया वो है पेट्रार्च, जिसकी बर्थ 13th सेंचुरी और डेथ 1374, तो 13th सेंचुरी का आदमी है, और आइडियाज जाहिर सी बात है 14 में इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वो ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है। देखिए कोटेशन आपके सामने है कि लव इज द क्रूइंग ग्रेस ऑफ द ह्यूमैनिटी, द होलीएस्ट राइट ऑफ द सोल, द golden link which binds earth to duty and the truth, redeeming principle that chiefly reconcile the hurt to life and is prophetic of the eternal good। इंसान बजाते खुद उसकी ज़ात सोल जो है वो अच्छे के लिए है, वो गुड की तरफ है, और जो है वो अपने, अब वो कहता है कि सच की तरफ, ड्यूटी की तरफ हम अपने आप को बाइंड करें और रिकनसाइल करें। फिर वो ह्यूमनिज्म को कहता है कि ये दुश्मन है हमारे, 5 एनिमीज बताया उसने, कि लालच हो गया, एम्बिशंस हो गया, ओवर एम्बिशियस होना,
जलीसी, इनवेज होना, एंगर, प्राइड, ये गुस्सा, ये सब इंसानियत के दुश्मन हैं। और जितनी जंगें हुई हैं और टॉलरेंस नहीं रहा हमें, रिलीजियस टॉलरेंस ना होने की वजह से हमने एक दूसरे को कत्ल किया, मारा है, मसकाल्स किए हैं, डाउनफॉल आए। तो इंसान को क्या करना चाहिए, पीसफुल लाइफ गुजारे और उसके लिए वो ह्यूमैनिटी को, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल। ये बहुत अच्छा हमें फ्रेंच में और बड़े अच्छे प्रेजेंटेबल में मिलेगा यही आइडिया वोल्टायर की राइटिंग्स के अंदर। तो पेट्रार्च ने पोइम्स लिखी हैं, बड़ी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी उसकी, और इस तरह की उसने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी। दैट्स व्हाई वी कंसिडर द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। तो अब हम कहें कि रेनेसां की मूवमेंट ह्यूमनिज्म है, तो ह्यूमनिज्म का जो पायनियर है, जिसने सबसे पहले अपनी कलम से लिखना शुरू किया, तो वो हमें पेट्रार्च नजर आएगा। तो पेट्रार्च की राइटिंग से जिसका लुब-ओ-लबाब यही था, एक नटशेल अगर हम बात करें, कि उसमें वो यही बताना चाहता है कि हमें ह्यूमन को जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो अपनी अक्ल की बेसिस पे प्रोग्रेस कर सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाए, उसको बाउंड नहीं किया जाए, वो रिलीजियस डोमिनेशन, रिलीजियस अथॉरिटी के ताबे हुआ है और अपनी अक्ल को बंद करके जस्ट ब्लाइंड फॉलो करता चला जा रहा है। तो वो नहीं, बल्कि वो कंट्रीब्यूट करे, वो दुनिया को एक्सप्लोर करे। तभी तो मैंने कहा कि जो हम रेनेसां को क्या कह सकते हैं, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो इसका फिर हाथरपा असर आया बहुत ज़्यादा, आगे जाके हमें असर नज़र आया यूरोप के अंदर। वो ऐसे नज़र आया ह्यूमनिज्म का कि बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। ठीक है, तो इस ह्यूमनिज्म का अगर हम असर देखें तो एक तो वो इंडिविजुअल लाइफ की तरफ चले गए ह्यूमनिज्म में, फिर हैप्पीनेस को देखने लगे, इंसान की ज़िंदगी के बारे में पढ़ने लगे, और फिर वो जो जितना भी ग्रीक लिटरेचर राइटिंग थी वो हमें आर्ट वर्क में भी नज़र आने लगा। आर्ट वर्क में म्यूजिक होता है, लिटरेचर होता है, पेंटिंग्स होती हैं, तो ये हमें नज़र आना शुरू हुआ। और ग्रीक का देखें, एक और पसंदीदा एक उनकी एक प्रैक्टिस थी, वो थी थेटर। वो थेटर वगैरह परफॉर्म किया करते थे। यही कुछ हमें फिर इटली में दोबारा से नज़र आया, और आर्ट वर्क के अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए इस तरह के आइडियाज़, जिसमें वो बार बार ये इस तरफ दावा दे रहे थे कि इंसान जो है वो बेटर है, सुप्रीम है, और वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। कैसे? स्टडी के जरिए। तो जब वो लिखेगा, पढ़ेगा, तो उसको उसका जो दिमाग जो है, जो एक पिंजरे में कैद है, वो उससे बाहर निकलेगा। वो रिलीजियस चीज़ों से भी बहुत सोचेगा बाहर, वो स्टेट को भी देखेगा, वो दुनिया को भी समझेगा। तो इस तरह से इंसान की जो फ्रीडम की बात हो रही थी, फ्रीडम ऑफ थॉट की, वो इमर्ज होना शुरू हो गई। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था। लोग अपना फिर दोबारा से लिखने पढ़ने का सिलसिला जो है वो शहर में शुरू हुआ। तो पोट्री भी शुरू हुई, तो जोग्राफी, जितनी नेचुरल साइंसेस हैं उनकी बुनियाद बनना शुरू हो गई। अब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी, जाके इसको गूगल कर सकते हैं अभी भी, आप देखेंगे जितनी भी ह्यूमैनिटीज़ की कोर्सेज हैं, लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ये आप देखेंगे इनकी जो फादर हैं या राइटिंग्स हैं, वो 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, हाफ 18th सेंचुरी में नज़र आना शुरू होती है। तो ये सब जो समझ लें, जो रीबर्थ और रेनेसां के अंदर जो कलम उठे थे लिखने के लिए, ये उसी का नतीजा है कि वो आगे जाके पूरे पूरे डिस्कोर्स और पूरे पूरे डिसिप्लिन बन गए। तभी तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म इज द सब्जेक्ट मैटर, यानी मैन सेंटर्ड स्टडी शुरू हो गई। ठीक है, तो दैट्स ऑल। एंड रेनेसां जो है वो अगर हम देखें, तो मैंने आपको सम अप कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या था रेनेसां ह्यूमनिज्म को? रेनेसां ह्यूमनिज्म को, इफ यू नोट इट डाउन वेल एज वेल, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट टू रिजेक्ट द ओल्डन आइडियाज। ये जो मिडिवल के अंदर जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, और उसके बाद वो सारे सुपरस्टिशियस मिथिकल चीज़ों से बाहर निकलकर वो साइंस, मेडिसिन, लॉ की तरफ आए, जो कि अक्ल की बेसिस पे बनाए जाते हैं। दूसरी बात, अगर देखी जाए तो लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, ह्यूमन राइट, ह्यूमनिज्म के उनका एक फोकस रहा है। रेनेसां ह्यूमनिज्म के अंदर इन्होंने मैन को सुप्रीम दिया, मैन सेंटर्ड राइटिंग्स की है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो फिलोसफी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो लॉ हो, मेडिसिन हो, सबका पर्पस ये था कि ह्यूमन को बेटर ऑफ किया जाए, उसको प्रोग्रेसिव बनाया जाए। तो अगर इन सारे आइडियाज़ को हम समेट दें, तो हमें दिखेगा कि सुकरात के आइडियाज़ दोबारा से जिंदा होते हुए नजर आए, प्लेटोनिक आइडियाज़ दोबारा से हमें नजर आना शुरू हो गए, एरिस्टोटल को दोबारा से पढ़ा जाने लगा लॉजिक के तौर पे, और
फिर वही बात की जाने लगी कि मैन कंट्रोल हिज ओन डेस्टिनी, नो थाई सेल्फ, नो अबाउट योर सेल्फ। इंसान सीख सकता है और जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिपेंडेंट ना हो इन अथॉरिटीज़ के ऊपर। तो ये एक रिफॉर्मेशन था, ये एक क्वेश्चन था, और इस तरह जो इंस्टीट्यूशनल चर्च थे उससे वो आज़ाद हो, समझ में आओ। ठीक है, तो हम देखते आ रहे हैं कि ह्यूमनिज्म की जो पूरी मूवमेंट है वो कैसी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, जो थिंकर्स पे, राइटर्स पे, आर्टिस्ट पे कैसा इन्फ्लुएंस कर रही है। वो उनकी ज़िंदगियों को एक तरह से ज़हनी तौर पे आज़ाद कर रही है। ठीक है, तो ये एक हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा और इसको हम आपके सामने सारे आइडियाज़ रख दिए कि ह्यूमैनिटी जो है वो उसमें किस तरह के आइडियाज़ नज़र आते हैं हमें, जिसमें ह्यूमन प्रोग्रेस की बात करी जाती है, जिसमें ग्रामर, पोइट्री, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जिसमें इंसान को समझा जाता है, इंसानी जिस्म को, इंसानी दिमाग को, इंसानी सोल को, इंसान की तारीख को, इंसान के कल्चर को स्टडी किया जाता है कि बेसिकली द सब्जेक्ट मैटर इज द ह्यूमन। तो ये हमें सब नज़र आता है, और इसमें ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है, ये कैसा रिफॉर्म था, ये बेसिकली रिलीजियस रिफॉर्म था। और मार्टिन लूथर किंग ने कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट जो है ये मूवमेंट चलाई, जो कि यही है कि एवरी मैन कैन डू द थिंग्स अलोन। ठीक है, वरना तो उसको तो जिंदगी के छोटे छोटे मामलात में भी रुजू करना पड़ रहा था, चर्च के पास जाना पड़ेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वो पढ़ेगा, इवन तो उसको बाइबल भी खुद नहीं पढ़ सकता, उसको वही इंटरप्रेट करेगा, किसी मोनेस्ट्री में जाना पड़ेगा, उसको चर्च में जाना पड़ेगा। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा नहीं, खुदा ने तुम्हें अक्ल दी, उससे तुम समझ सकते हो। तो और फिर इंसानियत की बात शुरू हो गई, जो है वो जो हुकूकुल आज इबाद कहा जाता है, ये सारी बातें। तो मार्टिन लूथर किंग जो है वो किस तरह की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैन इसी फ्री रिडम्पशन फ्रॉम द फेथ अलोन। तो उसको इस फेथ से थोड़ा सा बाहर निकल के रीजन को भी स्पेस देनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए। तो कंपैटिबिलिटी की बात करने लगेंगे। ठीक है, कि साइंस जो है वो कंपैटिबल हो रिलीजन के साथ। तो ये रिफॉर्मेशन के नक्शल पॉइंट्स थे, वो क्या थे कि कैथोलिक के अगेंस्ट वो दो पॉइंट रेज कर रहे हैं। एक तो फेथ अलोन इज नॉट ऑल, वी गिव सम स्पेस टू द रीजन एज वेल। ठीक है, और सेकेंडली बाइबल इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स, क्योंकि वो तो ठीक है, लेकिन जो रिलीजियस अथॉरिटी है वही उसको इंटरप्रेट कर रही है, वही अपने मीनिंग इम्पोज कर रही है। जैसे कि हमने देखा कि पोप ने, पेपेसी जो रही चर्च बिशप ने, उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, रूल करने के लिए चर्च बनाया, और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टोटल लेंथ इज कंटेन एंड ओन एंड पसेस बाय द पोप। तो ये हमने देखा कि वो फिर करप्शन भी नजर आई, बाइस भी नजर आया। तो ये जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन थे वो थे कि वी कैन नॉट ओनली रिलाई कंप्लीटली ऑन द फेथ, वी गिव स्पेस टू द रीजन एज वेल। और बाइबल इज नॉट ओनली द सोर्स, साइंस भी सोर्स है, उसको भी एक अथॉरिटी कंसिडर किया जा सकता है। वरना पहले तो साइंटिफिक बात को रद्द कर दिया जाता था और जो रिलीजियस बात है वो आगे रखी जाती थी। तो इसी के नतीजे में साइंटिफिक रिवोल्यूशन आता है। वो कैसा रिवोल्यूशन है, जिसमें बड़े बड़ी दुनिया की चेंजेस हुई। सबसे एक सबसे बड़ी पॉपुलर है वो है, ये समझा जाता था कि ये जो अर्थ है, द सन वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये निकोलस ने बताया। वरना तो ये समझा जाता था कि अर्थ जो है वो सेंटर्ड है, बाकी सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द जो है वो रोटेट हो रही हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर अगर हम आगे बढ़ें तो निकोलस कोperनिकस की अगर हम बात करें तो निकोलस कोperनिकस, इसको हम एक नाम देते हैं कोperनिकस रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन क्या, मैं आपको अच्छा, इसको अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं, बड़ा मशहूर, बड़ा पॉपुलर टीवी सीरीज है कॉस्मो के नाम से, कॉस्मो के नाम से। तो उसमें आप देखिएगा जो 37 एपिसोड है, उसको स्क्रॉल करके देखिएगा, उसमें बताया गया है कि बेकन ने, कोperनिकस ने किस तरह से, देखिए आइडियाज उनके उनके मजहबी जज्बात मजरू हो जाते थे, जैसे साइंस को प्रेजेंट किया। अब निकोलस कोperनिकस की बात हो रही है ना, कोperनिकस। अब कोperनिकस कह रहा है कि द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब वो क्या माने बैठे हैं, वो माने बैठे कि नहीं, ये जो अर्थ है ये सेंटर्ड है, बाकी सारे प्लेनेट यहाँ घूम रहे हैं और अर्थ पे हम लोग हैं।
वी द क्रिश्चियंस, वी द रिलीजियस वन, तो हमारे इनके सारे दुनिया प्लेनेट घूम रहे हैं, लेकिन उनको पता लगा कि नहीं भाई, द सन इज द सेंटर और सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, उनमें से अर्थ भी घूम रही है। तो ऐसी बात जज्बात को ठेस पहुंचेगी। तो ये जो साइंस की, तो साइंस ने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस रेस किए, और ये जो हेवनली बॉडीज हैं और ये सब तस्वुर को बहुत सारे, जैसे कि मैंने इसको कहा ना हीलियोसेंट्रिक, अब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो वो हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड पिक्चर क्रिएट हो गई थी। तो पूरा कॉन्सेप्ट ही वही गया, यानी ह्यूमन तो डिफाइन हो गया ना कि ह्यूमन को पता नहीं कोई सुपर स्पीशियस के वो आसमान से उतरा है और वो तो बस सब कुछ है क्योंकि वो इंसान। लेकिन भाई इंसान के लिए आपने कुछ क्राइटेरिया भी हैं जो आपने मीट करने हैं, वो अक्ल है, अक्ल कुल है, वो फहम है, अंडरस्टैंडिंग है। तो इन सारी चीजों से बाहर निकल के वो साइंटिफिक इंक्वायरी, देखो साइंस कोई अजूबा चीज थोड़ी है। साइंस का मतलब क्या है? डिस्कवरिंग ऑफ द फैक्ट। कुछ नया तो है ही नहीं ना, तो खुदा ने फितरत के जो उसूल हैं, फैक्ट्स हैं, उसको एक्सप्लोर करना है आपने बस खाली। भाई जब साइंस ने क्या, कोई क्या इंटरवीन किया रिलीजन में, कोई नई चीज इजाद कर दी, कुछ नया नहीं किया, रेप्लिकेट किया। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 ग्रेविटेशनल फोर्स थी, तो उसी दिन से हो गई जिस दिन से डिस्कवर की गई, पहले से थी। इंसान वहां तक पहुंचा, उसने रीजन दे दी। तो ये जो प्लेनेट घूम रहे थे उस दिन से हो गए नहीं, ये तो पहले से थे, इंसान को बाद में पता लगा। तो उसका मतलब साइंस क्या है? नो, नो नॉलेज, जानना, ना मालूम से मालूम की तरफ सफर करना है। और जो चीज हमें नहीं मालूम वो वी आर द इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट। इफ यू आर इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट, उसका मतलब द फैक्ट इज नॉट देयर, यू डिनाई दैट फैक्ट। ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक मूवमेंट चली, जिसमें फिर गैलीलियो की बात है, गैलीलियो ने भी जब ये स्टार्स के ऊपर बहुत काम किया, तो गैलीलियो के बारे में भी कही जाता है कि उसको जेल में डाल दिया गया, उसको जो है लाइफ प्रिजनमेंट हो गया, लेकिन वो वहाँ पे भी ना चैन से बैठा, वहाँ उसने बैठे बैठे टेलीस्कोप बना दिया कि उसको देखना था। बेसिकली वो सितारों की रीडिंग कर रहा था कि स्टार वहीं मूव हो रहे हैं और बाद में दोबारा ही आ जाते हैं, तो ये कितना टाइम ले रहे हैं। तो उसने वो टाइम कैलकुलेशन की। और एक जो कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ फॉलिंग बॉडीज कॉन्सेप्ट, तो बाद में जाके ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है, तो ये गैलीलियो का था फॉलिंग बॉडीज कॉन्सेप्ट कि कोई भी चीज नीचे क्यों गिर रही है। भाई अगर ऐसा है कि सारे सितारे नीचे क्यों नहीं आ रहे, अर्थ यहाँ पे क्यों मौजूद है, तो ये तो कोई चीज ठहर रही है क्या, एक जो है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, जो आप लोग सब जानते हैं कि एक फोर्स की जरूरत है। तो ये सारी, ये पूरी मिल्की वे तो गिर जानी चाहिए वजन से लेकिन ये तो रोटेट हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। ये जो रीजंस को तलाश करना शुरू किया उसने। ह्यूमन, देखो ह्यूमन आई की एक लिमिटेशन है ना, कीटाणु जरासीम इंसानी आंख से नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो है, हाँ है। तो फिर उन्हें वो निकाला, माइक्रोस्कोप नजर आ गए, टेलीस्कोप तो चीजें और नजर आ गई। और आगे अब हम देखते चले जाएं तो वो पता नहीं एक्सरे तो ब्लू रेज और पता नहीं कौन कौन सी वेरिएशन आ गई है ह्यूमन। तो ह्यूमन आई की लिमिटेशन है ना, तो साइंस ने उसको एक्सप्लोर करना शुरू करता गया, करते गए, तो बहुत सारे फितरत के कानून आश्कार होते चले गए। तो ठीक है, तो बात समझ आ रही है। अब ये देखें फ्रांसिस बेकन, नॉलेज, अब नॉलेज इज पावर हर स्कूल के आगे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन वो नॉलेज इटसेल्फ इज पावर है। वो इटसेल्फ हटा दिया, नॉलेज इज पावर कर दिया हमने। तो नॉलेज इटसेल्फ इज पावर का मतलब ये है कि जो पावर है, जो नॉलेज है, ये कौन सी नॉलेज की बात कर रहे हैं? कि ह्यूमन नॉलेज की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि इंसान भाई इसको तो जिंदा जलाने जलाने का कहते कि बेकन ने तो भाई कैसी बातें करी। वो कह रहे हैं ये तो दोनों सामने आमने आ गए ना, साइंस और रिलीजन दोनों आमने सामने आ गए। उसने कहा अच्छा, नॉलेज इटसेल्फ इज पावर, यानी ह्यूमन को एम्पावर कैसे किया जा सकता है? उसको इल्म दे दिया जाए, तालीम दे दी जाए, उसको समझ दे दी जाए, उसको अक्ल का इस्तेमाल दे दिया जाए, तो वो खुद से इंडिविजुअल हो जाएगा, वो खुद समझ सकेगा। वो तो हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसको तो हम कैसे बनाएंगे कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, वो तो खुद समझेगा। तो नॉलेज इस पावर ने जो है वो अपने सेंसेस के ऊपर रिलाय करना, अपने ह्यूमन माइंड को इस्तेमाल करना, और फिर इस तरह उसने बताया, बड़ा और अच्छे, उसकी पूरी फिलोसफिकल डिबेट में हुई थी ये। हम जाते हैं तो उसमें उसने बताया कि हमें एक तो उसने कहा आइडल बुद्ध बना के बैठे हैं हम, ये ह्यूमन एरर है, हम एक बुद्ध बना लेते हैं, अपना तस्वुर बना लेते हैं, हम एक केव में फंसे हुए, जैसे कि प्लेटो ने अपनी अलगरी ऑफ द केव में कहा कि ये जो पूरी यूनिवर्स है केव है, उस केव में हम कैद हुए हैं, इससे बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा कि दुनिया क्या है क्या नहीं है। इसी तरीके से और हर एक कबीले का, ट्राइब का अपना एक डिफरेंट इंटेलेक्ट होता है ना।
जैसे देखो, जब ये आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो एरिस्टोटल से राइटिंग की उसने, और वो पढ़ते ग्रीक समझते थे कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया। लेकिन जब उसने एक्सप्लोर करते 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 वो सेंट्रल एशिया इधर आया, उधर उसने हिंदू मजहब को देखा, फिर इधर वो सेंट्रल एशिया में जो है वो पुरानी रिवायतों को देखना शुरू किया, पर्शिया अरबिक कंट्रीब्यूशन, तो वो तो भंग रह गया, उसने कहा अच्छा ये भी होता है, अच्छा ऐसा भी है। तो मेरा कहना है मकसद यहाँ पे यही है कि हर कबीले का अपना एक इंटेलेक्चुअल डोमेन है, तो वो उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है। तो मार्केट प्लेस का एक एरर है यूज ऑफ लैंग्वेज, सारे झगड़े जबान के हैं। तो हो सकता है चीज़ें सेम हो, लेकिन लफ्ज़ों के इस्तेमाल की वजह से, जी सारा मैंने नहीं, ये नॉलेज इस पावर को ये किस तरह से कैटेगराइज कर रहा है, ये फ्रांसिस बेकन बता रहा है। और उसने कहा कि इंसान जो है वो जो है वो कोई एंटाई नहीं है, नेचर का कोई दुश्मन नहीं है, वो भी अपनी रीजंस के जरिए चीज़ों को समझ सकता है, जान सकता है। तो फिर आप फिर जानते हैं एक बहुत बड़ा नाम और आएगा आगे जाके, आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन, तो यही थे फ्रांसिस बेकन जैसे लोग जो फिर हमें नजर आते हैं। और एक और साहब का नाम आपके सामने आ रहा होगा नजर, वो है ब्लेस पास्कल। क्या किया था उन्होंने? कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। फारिग बैठे थे, सोचने लगे कि ये काम जो है वो मैं क्यों करूँ, मशीन कर लेते, मैं कुछ और काम कर लेता। तो आज हम यही तो कर रहे हैं कि भाई बहुत से काम हमारे मशीनें कर लें तो हम बच जाएं। लेकिन जो टाइम बच जाए वो हमें सोशल मीडिया पे थोड़ी ना टाइम स्पेंड करना है, वो हमें इसलिए करना है कि हम कुछ इंटेलेक्चुअली अपने आप को ग्रो कर सकें, कुछ इनपुट कर सकें। पहले लिखने के लिए सालों साल लग जाते थे, और अब लिखने के लिए कोई मसला नहीं, कुछ भी चंपूगिरी की बात लिखो और पब्लिश कर दो। लेकिन अब वो पहले पब्लिकेशन के पीछे गालिब की जिंदगी निकल गई, भाई मेरा छाप दो दीवान, मेरा दीवान छाप दो, राइटर। और अब छापना आपको कोई मुश्किल ही नहीं है, पब्लिश जिसे कहते हैं, आप कहीं भी स्टोरी पब्लिश हो जाती है, ब्लॉग्स पे चले जाओ, उधर जाओ, लेकिन लिखने वाले ही नहीं रहे, वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड इंसाइट ही नहीं रही। तो खैर, ब्लेस पास्कल जो है वो कहते हैं इमेजिनेशन डिसाइड एवरीथिंग, लेकिन ये सवाल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क, ये कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि इमेजिनेशन इज डिसाइड एवरीथिंग। वो बेसिकली कह रहे हैं कि इमेजिनेशन इज पावरफुल फोर्स है, कि अगर हम हमारे जहन में आती है, जैसे अगर वो कहानी है, अगर चले मान लेते हैं कि वो सेब गिरा, सेब की वजह से न्यूटन ने जो है वो डिस्कवर किया, अच्छा तो इमेजिनेशन स्टोरी है ना, गिरा तो उसने लिखा नीचे ही क्यों गिरा।